back to the series Fundamental Unit of Life. So this is lecture 5, and in this lecture we are going to start part 3 of the chapter, which will be covering the cell organelle. So what is cell organelle? So cell organelle are the structures inside the cell through which cell perform different activity. ठीक है, अब सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था. अब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब उनके पास कवरिंग होती है, तो वो तो हो जाएंगे यूकैरियोटिक सेल वाले, और जिनके पास कवरिंग नहीं होती वो हो जाएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले. तो बस इतना सा ही इस पैराग्राफ में लिखा है. तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द 3 cell organelle. So let's get started with it. So first one is endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum actually न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला होता है. अब ये 3 स्ट्रक्चर्स से मिलके बना हुआ है. पहला है सिस्टर्ने, दूसरा है वेसल्स एंड तीसरा है ट्यूब्यूल. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर से मिलके बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम मान लो ये एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो कि किस किस चीज का मैन्युफैक्चर करती है, प्रोटीन का एंड फैट का. ठीक है, अब प्रोटीन का भी सिंथेसिस करती है और फैट का भी सिंथेसिस करती है, तो दोनों एक ही जगह तो नहीं कर सकती. इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं. एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इनके नाम ऐसे क्यों लिखे गए? क्योंकि जो रफ वाला होता है ना, उसके पास होते हैं राइबोसोम्स उसकी सरफेस पे. ठीक है, तो उसकी सरफेस पे क्योंकि राइबोसोम है इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ. लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ. तो रफ मतलब राइबोसोम, RR. ओके, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ भी नहीं होता है राइबोसोम जैसा, उसका सरफेस स्मूथ होता है. तो ये तो हो गया पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस. दूसरा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों? क्योंकि उसके पास राइबोसोम है. एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फाइनली किसका मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फैट्स का. एंड जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिस्टर्मे टाइप के स्ट्रक्चर से बना हुआ है. ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वेसल्स लाइक एंड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना है. So this was all about endoplasmic reticulum. Let's discuss the functions of it. तो इसके जो फंक्शन है ये भी बहुत सिंपल से है. अब क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि प्रोटीन और फैट मॉलिक्यूल को बनाती है, तो उसी हिसाब से इसके फंक्शन भी है. अब पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अब क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से सारे सेल को नहीं, मतलब उस सेल को प्रोटीन मिल पाता है. ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल या लिपिड्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया. अब ये जो लिपिड्स या ये जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं या ये जो प्रोटीन होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है, ये काफी सारी चीजों में काम आता है. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के काम आता है. तो जब सेल मेम्ब्रेन बन रहा होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. दूसरा, ये जो प्रोटीन और लिपिड्स है ये एंजाइम्स या हार्मोन्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. अब ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कुछ नहीं होता है, ऐसी चीज जो एक केमिकल रिएक्शन के बीच में काम आती है, जो कि स्पीड अप कर देती है रिएक्शन को, उन्हें हम बोलते हैं एंजाइम. तो ये जो प्रोटीन है और ये जो लिपिड है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन को बनाने के भी काम आता है, ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करता है, ये हार्मोन्स की तरह भी एक्ट करता है. इनफैक्ट ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये तो लिवर सेल्स होते हैं ना, उसको क्लीन भी करता है. फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग्स ले रहे हो या आपके शरीर में कोई पॉइजन चला गया, तो ये जो लिवर सेल का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसे क्लीन करने की कोशिश करता है. इसी की वजह से हम नहीं बोलते जो रेगुलर इनटेक लेता है अल्कोहल का उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि लिवर भी एक लिमिट तक ही क्लीन कर पाएगा, है ना. अब दूसरा क्या है, इट फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम providing channel for the transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. कुछ नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली
एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जिसमें स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से बाकी सारे सेल के जो ऑर्गेनेल है लाइक न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, इन सबको प्रोटीन दे पाता है। पुरानी बात हो गई है तो it also functions as cytoplasmic framework, providing the surface for some of the biochemical activities of the cell. तो ये बोला गया है अब क्योंकि इसका ये इतना बड़ा सरफेस है तो सिर्फ ये मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो इसमें बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी हो ही रही होंगी। सो बेसिकली ये एक सरफेस है जहाँ पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही होती है, जिसमें लिपिड्स या फैटी मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन बनता है, ठीक है। It also gives mechanical support to the cell. इसमें तो कुछ समझाने लायक है नहीं। Now let's talk about the Golgi apparatus. ये Golgi apparatus क्या होता है? तो देखो ये अपना सेल है, तो ये जो पर्पलिश कलर का ये तो हो गया न्यूक्लियस, ये जो कैमल कलर का है ये अपना हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हो जाएगा रफ और ये वाला हो जाएगा स्मूथ, क्योंकि रफ वाला किससे बना हुआ था, देखो एक बार तुम, ये रफ वाला बना हुआ था सिस्टम ए से, ऐसा वाला शीट लाइक स्ट्रक्चर, एंड जो स्मूथ था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो टिब्यूल्स का एंड वेसल्स का बना हुआ था। तो ये देखो ये क्लियरली हमको दिखेगा, यहाँ देखो ये टिब्यूल्स और वेसल्स वाला तो हो गया स्मूथ, और ये सिस्टर्नल लाइक स्ट्रक्चर का हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है तो पूरा का पूरा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो ग्रीन कलर का है ना, इसे हम बोलते हैं गोल्गी बॉडी। अब ये जो गोल्गी बॉडी है ना, आप इसे मान लो ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट है, ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन की तरह एक्ट कर रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हो गई अपनी मैन्युफैक्चरिंग, गोल्गी अपैरेटस क्या हो गया अपना ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है। तो इसको किसने डिस्क्राइब किया था, इसको किसने समझाया था, कैमिलो गोल्गी ने, और उसी के ऊपर इसका नाम क्या लिख दिया, गोल्गी अपैरेटस। तो ये जो कैमिलो गोल्गी है, इन्होंने ब्लैक रिएक्शन किया था। ब्लैक रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यूज होता है, उसे सेल के ऊपर डाल दो, ये जो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है ना, उसे आप सेल के ऊपर डाल दो तो सेल स्ट्रेन हो जाता है, मतलब कि कलर ले लेता है। तो अब सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो वो अपनी अपनी केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से अलग अलग कलर लेता है, जिसके बाद सेल की जो स्टडी होती है वो बहुत इजी हो जाती है। और उसी की वजह से आई थिंक इन्होंने गोल्गी अपैरेटस को भी डिस्क्राइब कर लिया होगा। सो ये जो कैमिलो गोल्गी है, इन्होंने ब्लैक रिएक्शन मेथड किया, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के थ्रू इन्होंने गोल्गी अपैरेटस को डिस्क्राइब किया। तो अब अपन इसकी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर पे। इसे याद ही करना पड़ेगा, आप ये इमेज अपने आंखों में बसाओ तो आपके लिए ना स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना थोड़ा इजी हो जाएगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, तो देखो ये बहुत सारे ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम है। फ्लूइड फिल्ड वेसल्स होती हैं, तो ये जो वेसल्स है ना, इनके अंदर फ्लूइड है। अब बच्चों ये जो वेसल्स होती हैं, इनमें एयर भी फिल हो सकती है और लिक्विड भी फिल होता है। तो ये गोल्गी अपैरेटस के अंदर जो वेसल है उसमें क्या फिल्ड है, फ्लूइड। सो फ्लूइड फिल्ड वेसल, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल, तो लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स भी होते हैं इसमें, और स्मूथ फ्लैटन सिस्टर्ने भी होता है। सिस्टर्ने मतलब यही वाला जो होता है ना स्ट्रक्चर, अपने अभी पीछे वाली स्लाइड पे भी देखा था। तो ये सिस्टर्ने स्ट्रक्चर का भी बना होता है, जो कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे से। देखो ये पैरेलल ऑलमोस्ट, ये आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो अपन ने इसमें क्या क्या किया, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, फ्लूइड फिल्ड वेसल, इसके पास वैक्यूल होता है, और इसके पास सिस्टर्नल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक दूसरे से पैरेलल होता है। So the Golgi apparatus rise from the membrane of a smooth endoplasmic reticulum. अब एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये इतना क्लियर नहीं है, या फिर इसमें इतना क्लियरली शो नहीं हो रहा, बट अगर मैं आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊं ना, तो देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जस्ट चिपक के होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बाद वाला पार्ट क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इससे बिल्कुल चिपक के होता है गोल्गी अपैरेटस। इसलिए लिखा गया है कि द गोल्गी apparatus arises from the membrane of the smooth endoplasmic reticulum. The material that is synthesized near endoplasmic reticulum is packed and dispatched to various parts, that is inside and outside the cell, through the Golgi apparatus.
तो अब इसमें ना वर्किंग बताइए गोल्गी अपैरेटस की। तो गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन और फैट बना है ना, उसे पैक करता है और अलग 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 पार्ट्स में डिस्पैच करता है। तो बेसिकली ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये गोल्गी अपैरेटस मतलब प्लांट सेल में इसी गोल्गी अपैरेटस को हम क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम्स। अब यार ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो गोल्गी अपैरेटस को ही प्लांट सेल में क्या बोलते हैं, डिक्टोसोम्स। अब फंक्शंस क्या हैं गोल्गी अपैरेटस के, इट्स टू मॉडिफाई एंड पैक द प्रोडक्ट, इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम क्या होते हैं, ये एक और सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिसके बारे में अब मैं आपको बताने ही वाली हूँ। ठीक है, अब इसका एक और काम है, ये जो हम सिंपल शुगर लेते हैं ना, जो सेल के अंदर जाता है, उसे वो कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है कभी कभी। ठीक है, सो इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। एंड द लास्ट फंक्शन इज कि ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हेल्प करता है। तो ये देखो कॉमन पॉइंट हो गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और फैट प्रोवाइड करता है, क्यों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। गोल्गी अपैरेटस उसी को ही ट्रांसपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली ये भी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए भागीदारी है। सो दैट्स ऑल फॉर द गोल्गी अपैरेटस, इट्स सुपर इजी। तो आप 2-3 बार स्लाइड्स को देखो, आपको याद हो जाएगा। और डेली बस इतना सा ही पढ़ो जितना मैंने स्लाइड में बताया है। डेली के डेली करोगे पता भी नहीं चलेगा, वरना एक साथ करोगे तो आपको ये चैप्टर थोड़ा लग सकता है डिफिकल्ट। So the last cell organelle which we are going to discuss today is the lysosome. So इसे एक्चुअली हम suicidal bag या फिर disposal system of the cell भी कहते हैं। अब इसे हम वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरीके से ना इस सेल को क्लीन रखता है। और इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। तो बेसिकली लाइसोसोम्स के होते हैं ना, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है ना, ये ऐसा, तो ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं हर एक चीज को। तो लाइसोसोम्स क्या करता है ना, सेल में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या फिर फॉरेन सब्सटेंस होता है या फिर कोई सेल ऑर्गेनेल मर गया है, तो उन सब को अपने अंदर लेता है, उसे डाइजेस्ट कर देता है और फिर खत्म। तो इससे क्या होता है, सेल क्लीन रहता है। इसलिए हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, वाटर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। अब इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम खुद ही खराब हो गया, ठीक है, तो अब उसके अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम था वो बाहर आएगा और वो खुद को ही खा जाएगा। तो वो जब खुद को खा गया तो ऑब्वियसली उसने सुसाइड कर दी, है ना। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। अच्छा, ये रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता, ये आपको लर्न करना है। तो लाइसोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड सेल। अब इसके फंक्शन क्या है, ऑब्वियसली क्लीन रखता है सेल को। सो दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल दैट एंटर्स द सेल एज वेल एज वर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेल। तो जो सेलुलर ऑर्गेनेल खराब हो जाते हैं या फिर जो फालतू के मटेरियल होते हैं सेल में, उन सबको ये डाइजेस्ट कर लेता है और अपने सेल को क्लीन रखता है। इसलिए हम इसका एक और नाम रखते हैं, सेलुलर हाउसकीपर या स्कैवेंजर। ठीक है, तो इसके 3-4 नाम है एक्चुअली, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, सुसाइडल बैग, स्कैवेंजर्स, सेलुलर हाउसकीपर। They move up bacteria or any foreign material entering the cell by breaking it into small pieces through its powerful digestive enzyme. इसलिए ये हर ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर सकता है। सो बेसिकली सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट का ही एक्सटेंशन है। पहला पॉइंट बोलता है कि क्लीन रखता है बाय डाइजेस्टिंग। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है डाइजेस्ट कैसे करता है, ये किसी भी चीज को ना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। ठीक है, so it can break down all the organic material. अब इसका जो थर्ड है फंक्शन वो ये क्या है कि सपोज करो सेल में खाने की कमी पड़ गई, तो अब ये क्या करेगा ना, ये लाइसोसोम्स जो स्टोर्ड फूड है सेल के अंदर उसे डाइजेस्ट करेगा, ठीक है, और फिर उसको पूरी की पूरी सेल में सप्लाई कर देगा। ऑब्वियसली अपना डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, हमने जो फूड लिया है उसको डाइजेस्ट करेगा
और फिर अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो सिमिलरली लाइसोसोम्स भी जब खाने की कमी होती है तो स्टोर्ड फूड का डाइजेशन करता है और एनर्जी सप्लाई करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना। थैंक यू।